हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अभिषेक अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। एक ऐसा चैनल जो 2 4 5 चैप्टर नहीं बल्कि सारे चैप्टर्स जो आपके सिलेबस में और जो आपके सिलेबस में नहीं भी हैं उनके एक्सक्लूसिव वीडियोस बनाकर आप तक पहुंचाते हैं आपकी पढ़ाई को बेहतर करने के लिए, वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है बिल्कुल मुफ्त में। स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे। और क्लास 11th केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर जो हम लोग देख रहे थे, जिसमें हमने अभी बात करी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की पिछले वीडियो में। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कुछ प्रॉपर्टीज को समझने का समय है। लेकिन बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी समझाने से पहले मैं आपको वेव की कुछ प्रॉपर्टी बताना चाहता हूं। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की तो हम बात कर ही लेंगे डिटेल में, पहले ये तो जान ले कि वेव के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्योंकि काफी बच्चों को वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स ही पूरी तरीके से अभी नहीं पता होंगे। और अगर वेव के कैरेक्टरिस्टिक आपको नहीं पता है तो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को समझना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। और वो मैं नहीं चाहता। तो आइए इस टॉपिक में हम लोग देखने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, यानी कि एक वेव जो होती है, जो ऐसे चलती रहती घूमती रहती है, ऊपर और नीचे हाईज एंड लोज बनाती रहती है, वो वेव के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो आइए देखते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज को। अब स्टूडेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो कितने तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स या कितने तरीके के प्रॉपर्टीज वेव के पास हो सकती है। क्या ये कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या? पहले तो आप ये समझो कि ये एक्चुअली वेव के कुछ पैरामीटर्स है जिनको आप कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब अगर ये वेव आपको दे दी गई है, एक वेव, मतलब मैं क्लियर बोल रहा हूं, WAVE वेव। एक्चुअली क्या होता है, कई लोग इसको बेब्स बोल देते हैं, वा को जो बा बोलते हैं। वो हमारे टीचर हुआ करते थे, जब उनने पढ़ाया कि वो बोलते सर बच्चों आज चलो बेब्स पढ़ेंगे, तो हम लोग सब किताबें बंद करके मतलब देखने लगे खिड़की दरवाजे की तरफ कि आज वेव्स पढ़ने वाले हैं, तो पता नहीं क्या पढ़ने वाले हैं। लेकिन एनीवे, तो हम लोग वेव्स पढ़ रहे हैं और जो प्रॉपर्टीज है वो वेव्स की नहीं है, वो प्रॉपर्टी हम लोग वेव्स की पढ़ने वाले हैं। तो क्या प्रॉपर्टी वेव्स की पढ़ेंगे? ये वो प्रॉपर्टी बच्चों जो वेव के कैलकुलेट, मतलब पैरामीटर से जिनको आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे वेव की लंबाई होती है, वेव की स्पीड होती है, वेव की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, वेव का टाइम पीरियड। तो ये वो पैरामीटर्स हैं जो किसी वेव के बारे में आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो वो कैलकुलेशन जो होता है वेव का, ताकि आप वेव के बारे में जान पाओ, वेव के नेचर को समझ पाओ, वो पैरामीटर्स जो कैलकुलेटिव पैरामीटर्स होते हैं उनकी यहां पर बात करने वाले। कैरेक्टरिस्टिक मतलब उन कैलकुलेटिव पैरामीटर्स की बात करने वाले। कौन कौन से वो? एक है वेवलेंथ, क्या होती है समझाता हूं अभी मैं। दूसरा है एम्पलीट्यूड, तीसरी है वेलोसिटी, चौथी है फ्रीक्वेंसी और पांचवा है वेव नंबर। इसमें टाइम पीरियड नहीं है, टाइम पीरियड भी एक पैरामीटर होता है, लेकिन टाइम पीरियड हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें जिनकी जरूरत पड़ेगी वो सारे पैरामीटर्स मैंने लिख दिए हैं। और एक वेव को आइडेंटिफाई करने के लिए इतने पैरामीटर्स बहुत हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को समझने के लिए भी ये पैरामीटर्स बहुत हैं। तो ये वो पैरामीटर्स हैं, ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो वेव के हमें वेव को रिकॉग्नाइज करवाते हैं या हमें बताते हैं कि इस वेव का पर्टिकुलर नेचर क्या होगा। अब देखते हैं एक एक कैरेक्टरिस्टिक, एक एक पैरामीटर क्या बोलता है। तो आइए देखते हैं एक एक कैरेक्टरिस्टिक और एक एक पैरामीटर को। सबसे पहले बच्चों जो मैं बात करना चाहता हूं वो बात करना चाहता हूं किसकी? वेव लेंथ की। किसकी? वेव लेंथ की। सो हम लोग सबसे पहले जो बात करेंगे that will be wavelength. As the name suggest, wavelength मतलब एक वेव की लेंथ। बोले तो एक वेव की लंबाई, उसको हम बोलते हैं क्या? वेव लेंथ। पहली बात, वेव लेंथ लैम्डा से डिनोट करते हैं। और किसी भी एक वेव की जो लंबाई होगी उसको आप वेवलेंथ बोल दोगे। जैसे सपोज करो मैंने एक वेव बनानी है, मैंने एक वेव बना ली, ये कुछ ऐसी, ये मैंने एक वेव बना ली, ठीक है। अब ये जो मैंने वेव बनाई है बच्चों, कहां से शुरू हुई है? सर ये तो यहां से शुरू हुई है, बिल्कुल ओरिजिन से, बिल्कुल सही। और कहां खत्म हुई है? सर ये कंप्लीट एक वेव यहां खत्म हुई है। देखो कंप्लीट एक वेव का मतलब क्या है? वो एक पॉजिटिव साइकिल भी लेगी और एक नेगेटिव साइकिल भी लेगी, तब जाकर वो एक कंप्लीट वेव मानी जाएगी। एक कंप्लीट वेव। कभी ऐसा मत करना कि सर ये मैंने एक वेव बनाई, ये मैंने दूसरी वेव बनाई। ये दो वेव नहीं बनी, ये एक ही वेव बनी। ये इसकी पॉजिटिव साइकिल है और ये इसकी नेगेटिव साइकिल है। तो आपको दोनों साइकिल जब बनेगी तब उस वेव को कंप्लीट एक वेव मानोगे। अदरवाइज एक पॉजिटिव साइकिल सिर्फ ले रहे हो तो वो हाफ वेव हो गई,
एक नेगेटिव साइकिल ले रहे हो तो वो एक और हाफ वेव हो गई। ये इंडिविजुअल हाफ हाफ वेव्स हैं, लेकिन ये कंप्लीट हो गई तो ये पूरी एक वेव बन गई। ये एक वेव है। और मैं कह रहा हूं इस वेव की लंबाई तो कहां से शुरू हो रही है? यहां से शुरू हो रही है और कहां खत्म हो रही है? यहां खत्म हो रही है। तो यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ होगी वो होगी वेवलेंथ, जिसको हम लैम्डा से डिनोट कर देंगे। यहां से लेकर यहां तक की जो वेवलेंथ होगी, जो लेंथ होगी वेव की, वो वेवलेंथ होगी। अब प्रॉब्लम कहां जाती है कि आप इसको मेजर कैसे करोगे? मतलब आपको शुरुआत और ओरिजिन तो कोई पॉइंट नहीं है जो आपको पता हो कि यार ये स्टार्टिंग पॉइंट है या ये एंडिंग पॉइंट है, क्योंकि एक वेव में तो चलो वो दिख रहा है, लेकिन जब बहुत सारी वेव आएंगी तो आप ढूंढ ही नहीं पाओगे कि कहां स्टार्टिंग पॉइंट था और कहां टर्मिनेटिंग पॉइंट था, क्योंकि बहुत सारी वेव लगातार चलती जाएंगी ना। एक वेव थोड़ी ना होंगी, बहुत सैकड़ों वेव होंगी वहां पर। तो फिर आप कैसे वेवलेंथ कैलकुलेट करोगे? तब आप क्या करना, किसी भी वेव का टॉप पॉइंट ले लेना और उसके अगली वेव, जस्ट अगली वेव, कंसेक्यूटिव वेव का भी टॉप पॉइंट ले लेना। पहले मैं आपको बता दूं, जो टॉप पॉइंट होता है उसको हम क्रेस्ट बोलते हैं। यानी कि जैसे ये वेव है तो इसका ये जो टॉप पॉइंट मैंने बनाया है यहां पर, दिस इज कॉल्ड क्रेस्ट। ये क्रेस्ट होता है। सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड क्रेस्ट। और ये जो बॉटम मोस्ट पॉइंट होता है इसको हम ट्रफ बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड ट्रफ, TROUGH। दिस इज कॉल्ड ट्रफ। तो एक इसका टॉप मोस्ट पॉइंट होता है, एक इसका बॉटम मोस्ट पॉइंट होता है। हम वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? लगातार दो क्रेस्ट के बीच की दूरी निकाल लो आप, क्योंकि जो लगातार दो क्रेस्ट की बीच की दूरी होगी उस दूरी के बीच में पूरी एक वेव समा गई होगी, पूरी एक वेव समा गई होगी। भले वो स्टार्ट कहां से हुई, एंड कहां से हुई, इट डजंट मैटर, लेकिन वो पूरी एक वेव समा गई होगी। उस पूरी डिस्टेंस को, जो दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट, दो लगातार क्रेस्ट के बीच में आ रही है, उस डिस्टेंस को वेवलेंथ बोल देंगे। मतलब एक वेव का टॉप पॉइंट और दूसरी वेव का भी टॉप पॉइंट, अगर ये लगातार वेव है, कंसेक्यूटिव वेव है, तो दोनों क्रेस्ट के बीच की जो दूरी होगी वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी। दैट इज कॉल्ड अ वेवलेंथ। पूरी एक वेव की लंबाई, वेव की लेंथ, उसको वेवलेंथ बोलते हैं। और जरूरी नहीं बच्चों क्रेस्ट की लो, आप ट्रफ की भी ले सकते थे। दो लगातार ट्रफ के बीच की दूरी जो है, ये डिस्टेंस यहां से जो शुरू हुई है और ये डिस्टेंस जो यहां तक चली है, ये डिस्टेंस को भी आप लैम्डा बोल सकते हो, क्योंकि ये दो कंसेक्यूटिव ट्रफ की दूरी है, दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच की डिस्टेंस है और दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच की डिस्टेंस है, तो इसको भी हम क्या बोल सकते हो? वेवलेंथ। सो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और टू कंसेक्यूटिव ट्रफ। इट इज कॉल्ड अ वेवलेंथ विच इज डिनोटेड बाय लैम्डा। इन शॉर्ट, इट इज द डिस्टेंस, इट इज द लेंथ ऑफ अ सिंगल वेव। और वो सिंगल वेव की लेंथ दो क्रेस्ट के बीच के डिस्टेंस से निकाल सकते हो या दो ट्रफ के बीच के डिस्टेंस से निकाल सकते हो, एंड इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। सो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ ऑफ अ वेव। सिंपल। और ये ऐसा नहीं है कि लेंथ बहुत बड़ी होगी कि भैया मीटर और किलोमीटर और फीट और इंचेस में नहीं नहीं नहीं। मतलब ये जो लेंथ होगी ये बहुत ही छोटी लेंथ होगी, जिसके लिए आप अमूमन जो यूनिट्स इस्तेमाल करोगे वो एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर। मतलब आप 1 मीटर के 10 लाख से लेकर 100 करोड़ तक के पार्ट्स में ये लेंथ होगी। मतलब 1 मीटर के आप 10 लाख टुकड़े कर दो। 1 मीटर लेंथ, जैसे मान लो 1 मीटर का कपड़ा इतना है, तो उसके आप 10 लाख टुकड़े कर दो, इक्वल टुकड़े। फिर एक टुकड़ा जो होगा ना, वो एक टुकड़ा क्या कहलाएगा? 1 माइक्रोमीटर। तो 1 माइक्रोमीटर की रेंज में आएगा और 100 करोड़ तक के मीटर्स तक जाएगा ये। मतलब इसके आप इमेजिन, 100 करोड़ से भी ऊपर जा सकता है। मतलब इतना छोटा डिस्टेंस होती है ये। एक वेव के लेंथ जो होती है वो इतनी छोटी होती है। मतलब 1 मीटर तो उसके सामने बहुत बड़ी चीज, बहुत ही ज्यादा बड़ी चीज हो गई। तो आप इसलिए इसकी अलग अलग यूनिट्स पे बात करते हो। हालांकि मैं यूनिट्स इसकी अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा, लेकिन याद रखना, एक कोई भी वेव हो, जनरली उनकी जो लेंथ होती है वो बहुत कम होती है। 1 मीटर से तो बहुत ही कम होती है, इसलिए वो जनरली माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, इनमें कैलकुलेट की जाती है। यूनिट्स की बात करते हैं। पहले आप स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं यूनिट्स बताता हूं। अब देखते हैं स्टूडेंट, यूनिट्स ऑफ वेवलेंथ। ये यूनिट्स ऑफ वेवलेंथ, दीज आर द यूनिट्स ऑफ वेवलेंथ।
एंगस्ट्रॉम हो सकता है, जिसको आप ए और ए के ऊपर डिग्री का जो साइन बनता है ना वैसा बना सकते हो, ए नॉट डिग्री वाला साइन। नैनोमीटर एनएम, एन भी छोटा एम भी छोटा। पिकोमीटर पीएम एंड माइक्रोमीटर म्यू, ये म्यू होता है जिसको आप माइक्रोमीटर बोलते हो। और इनकी क्या आपस में रिलेशंस है, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। मतलब आप याद रखो 1 एंगस्ट्रॉम जब भी आएगा तो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होगा। 10⁻⁻10 मीटर बोले तो 1000 करोड़। 1 करोड़ में 7 जीरो और 1000 के 3 जीरो और तो 10 जीरो, मतलब 1 मीटर टुकड़े के 1000 करोड़ टुकड़े कर दो छोटे छोटे इक्वल लेंथ के। आप 1 मीटर कपड़ा ले आओ, उसके कैंची से काटो और 1000 करोड़ पीसेस करो इक्वल साइज के। अब सोचो कितने छोटे, तो 1000 करोड़ 1 मीटर की लेंथ, मतलब जान ले ली बच्चे की। हां तो 1000 करोड़ टुकड़े करोगे तो जो एक टुकड़ा होगा ना वो दिखाई भी नहीं देगा तुमको, इतना छोटा होगा। कैंची बोल जाएगी कि भैया बस कर, अब कितने टुकड़े करवाएगा। लेकिन वो जो एक छोटा टुकड़ा जो तुम्हें दिखाई भी नहीं देगा वो टुकड़ा माना जाएगा 1 एंगस्ट्रॉम का, 10⁻⁻10 मीटर का। क्लियर हो गया। इसके अलावा नैनोमीटर हो सकता है। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर। 100 करोड़ 1/100 करोड़, मतलब क्योंकि 100 करोड़ तो 10⁻9 होता, 1/100 करोड़ मतलब 10⁻⁻9। तो एक नैनोमीटर में 1/100 करोड़ मीटर उसके अंदर पाए जाते हैं, 10⁻⁻9 नैनोमीटर। देन कम्स द पिकोमीटर। पिकोमीटर तो भैया और छोटा है, इट कंटेन्स 10⁻⁻12 मीटर। ये तो और छोटा साइज हो गया, बहुत छोटा साइज हो गया। और माइक्रोमीटर इनमें से सबसे बड़ा साइज वही है, लेकिन माइक्रोमीटर भी बहुत छोटा है। और माइक्रोमीटर जितनी लेंथ माइक्रोस्कोप देख सकता है, जिसकी लेंथ होती है 10⁻⁻6 मीटर। तो यही सारी चीजें आपको यहां पर लिखी थी और वही चीज मैंने यहां पर भी लिख दी है। सेम चीजें हैं, लेकिन माइक्रोमीटर जो है वो अमंग द गिवन लेंथ सबसे बड़ी वैल्यू है। हालांकि वो भी कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है, मतलब 1 मीटर के जब आप 10 लाख टुकड़े करोगे, 1 मीटर के 10 लाख टुकड़े करोगे तो एक टुकड़ा जो होगा वो 1 माइक्रोमीटर कहलाएगा। वो 1 माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 मीटर, 1/10 लाख मीटर इज इक्वल टू 1 माइक्रोमीटर। और माइक्रोमीटर जितनी लेंथ को देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप का सहायता लेनी पड़ती है। माइक्रोस्कोप का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो माइक्रोमीटर तक के ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई करके दिखा सकता है आपको। ये वेवलेंथ होती है। तो वेवलेंथ की ये कॉमन यूनिट्स है। मीटर तो बहुत दूर का हो गया। 1 मीटर की वेव मतलब तुम समझ लो कितनी बड़ी वेव होगी। इतनी बड़ी वेव होती नहीं है, छोटी छोटी वेव्स होती हैं बहुत सारी। तो ये हो गई यूनिट्स ऑफ वेवलेंथ। स्क्रीनशॉट लेंगे फिर मैं आगे आता हूं। नेक्स्ट इज डिफरेंट सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक विच इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव। क्या है एम्पलीट्यूड? भैया वेव की कितनी ऊंचाई है, एक वेव की कितनी ऊंचाई है या एक वेव की कितनी गहराई है, कोई भी एक चीज। क्योंकि जितनी ऊंचाई होगी उतनी गहराई होगी, ये बात क्लियर है। जितनी हाइट होगी उतनी डेप्थ होगी, ये बात हमेशा याद रखना। मतलब कोई भी वेव होगी तो उसकी जो ऊंचाई होगी और जो गहराई होगी वो दोनों लगभग सेम होगी। तो ये लेंथ और ये लेंथ दोनों सेम होंगी। पहली बात, कभी भी कोई वेव ऐसी नहीं होगी कि एक की ऊंचाई इतनी बड़ी और गहराई इतनी छोटी है, नहीं, ऐसी कोई वेव नहीं होगी। क्लियर हो गया? तो यह बात याद रखना, आपकी वेव की जो ऊंचाई और गहराई है, हाइट और डेप्थ, वो सेम होगी। वो जो भी होगी लेंथ में, वो लेंथ उसका वेव का एम्पलीट्यूड बोला जाएगा। तो देखो यहां पर उन्होंने ऊंचाई बताई है, सो दिस ऊंचाई इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। आप गहराई भी निकाल सकते थे, आप ये डिस्टेंस भी निकाल सकते हो। तो ये जो गहराई होगी उस वेव की, ये भी क्या होगी? एम्पलीट्यूड होगी। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो ये एम्पलीट्यूड क्या है? मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम डेप्थ, कोई भी एक चीज ऑफ अ वेव इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड। और ये एम्पलीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। श्रोडिंजर की कहानी, जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल हम आज की तारीख में फॉलो करते हैं, उस श्रोडिंजर की कहानी में एम्पलीट्यूड का बहुत बड़ा योगदान था, बहुत ही बड़ा योगदान था। इलेक्ट्रॉन की एक वेव बनती थी, उस इलेक्ट्रॉन वेव का एम्पलीट्यूड से श्रोडिंजर साहब ने कोशिश करी कि इलेक्ट्रॉन की लोकेशन बता पाए, कोशिश करी थी।
कोशिश करी थी, और मतलब आज भी हम सिर्फ एक अजम्पशन पे चलते कि इलेक्ट्रॉन यहां हो सकता है। आज भी हमें किसी भी साइंटिस्ट को एग्जैक्ट लोकेशन इलेक्ट्रॉन की नहीं पता, क्योंकि वो कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है हमेशा और हाई स्पीड में मूव कर रहा है एटम के अंदर। तो वो उसकी एक अप्रोक्सीमेट या एक प्रोबेबल पोजीशन आप जिसको बोल सकते हो, वो पता करने के लिए इसी इलेक्ट्रॉन वेव की एम्पलीट्यूड का सहारा लिया गया था श्रोडिंगर इक्वेशन में। क्या है वो सब हम बाद में बात करेंगे कैसे होगा, लेकिन एम्पलीट्यूड अभी क्या है भैया, वेव ने कितनी ऊंचाइयों को छुआ या कितनी गहराइयों तक गिर गई, ये पता करना किसी भी वेव का एम्पलीट्यूड होगा। जैसे आप देखते हो समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें आती हैं, तो वो जो ऊंची लहरें आती तो उसमें बताते भैया वो स्टॉर्म आया था जिसमें सबसे बड़ी वेव जो बनी थी, वो जो सबसे बड़ी टाइड बनी थी वो इतने फीट की बनी थी, तो वो क्या हो गया, उस पर्टिकुलर वेव का एम्पलीट्यूड हो गया। दैट इज कॉल्ड एन एम्पलीट्यूड। तो ये एम्पलीट्यूड होता है। अगेन लेंथ है तो यही वो उसी यूनिट में कैलकुलेट होगा जो आपको पहले बताई थी, एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, उसी में कैलकुलेट होगा। इट इज द हाइट ऑफ अ क्रेस्ट और द डेप्थ ऑफ अ ट्रफ ऑफ वेव। क्रेस्ट यानी कि टॉप पॉइंट तक की हाइट, या फिर ट्रफ यानी कि बॉटम मोस्ट पॉइंट तक की डेप्थ, वो चीज आपको एम्पलीट्यूड देगी। अगेन इट्स अ लेंथ। क्लियर हो गया? एम्पलीट्यूड का आप स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर मैं अगले पार्ट पे आता हूं। अब देखते हैं स्टूडेंट एम्पलीट्यूड के आगे। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी नाम से ही समझ में आ रहा होगा, हम कहते हैं ना कितना फ्रीक्वेंट है भाई ये चीज, कितनी फ्रीक्वेंसी में आता है, कितनी बार आता है दिन में। जैसे संडे की फ्रीक्वेंसी 1 है वीक में, और मंथ में अप्रोक्सीमेटली 4 या 5, तो कितनी बार आता है, वही फ्रीक्वेंसी बस यहां पर है। क्या है वेव की फ्रीक्वेंसी? किसी एक पॉइंट से, जैसे मान लो कोई एक वेव है और ऐसी कई वेव्स हैं, और एक पॉइंट मैंने मान लिया ये पॉइंट। अब वो वेव जो होगी वो सारी वेव्स इस पॉइंट को टच करती हुई जाएंगी, ऐसे टच करती हुई जाएंगी इस वेव को। मैंने स्टॉप क्लॉक लगाई, बहुत ही अल्ट्रा स्टॉप क्लॉक, स्टॉप वॉच लेकर आया मैं, जिसमें 1 सेकेंड के भी कई मतलब 1 सेकेंड के भी माइक्रो सेकेंड तक वो कैलकुलेट कर सके। और मैं ये देखना चाहता हूं कि 1 सेकेंड में इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट मैंने बनाया है, इस पॉइंट से कितनी वेव्स पास हो रही हैं। मुझे यह देखना है कि 1 सेकेंड में से इस पॉइंट में से कितनी वेव पास हो रही है। इस पॉइंट में से, पॉइंट समझ रहे हो आप मेरे को, ये एक मैंने पॉइंट बना दिया, तो इस पॉइंट से सारी वेव्स जाएंगी। 1 सेकेंड में कितनी वेव्स पास हो रही है, वो गिनती कहलाएगी फ्रीक्वेंसी उस वेव की। क्या कहलाएगी? उस वेव की फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। मतलब भैया 3 वेव पास हो गई तो 3 फ्रीक्वेंसी है, 4 वेव पास हो गई तो फ्रीक्वेंसी 4 के बराबर है। सर 50 वेव पास हो गई तो फ्रीक्वेंसी 50 के बराबर। 1 सेकंड में कितनी वेव पास हो सकती है? और पूरी काउंटिंग एक कब होगी? जब पूरी एक कंप्लीट वेव पास हो। कंप्लीट वेव मतलब पूरा पॉजिटिव साइकिल और पूरी नेगेटिव साइकिल, ये दोनों साइकिल पास होनी चाहिए, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, तब जाकर मैं एक काउंटिंग करूंगा पूरी। और 1 सेकंड में से ऐसे धड़ल्ले से कितनी वेव पास हो सकती है, वो कहलाएगी फ्रीक्वेंसी, वो कहलाएगी उस वेव की फ्रीक्वेंसी। सो द नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट पर पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। किसी भी एक रेफरेंस पॉइंट आप मान लो, कोई भी पॉइंट मान सकते हो, नॉट नेसेसरी आप ये पॉइंट मानो, आप कोई भी पॉइंट मान सकते हो, वेव के अंदर का भी कोई पॉइंट मान सकते हो, या आपको लगता है वेव वहां तक पहुंचेगी तो वहां पर कोई पॉइंट मान सकते हो। कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट मान लो एंड कैलकुलेट द नंबर ऑफ वेव्स पासेस थ्रू दैट पॉइंट इन 1 सेकेंड, दैट विल बी कंसिडर्ड एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। आप उसको क्या बोल दोगे? उस वेव की फ्रीक्वेंसी, उस वेव की फ्रीक्वेंसी। तो वो वेव की क्या मानी जाएगी? फ्रीक्वेंसी मानी जाएगी। दैट्स इट। तो एक फ्रीक्वेंसी क्या होगी? जैसे एक पॉइंट मैंने मान लिया, यहां पर मैंने एक पॉइंट वेव में मान लिया, ये पॉइंट है। अब ये पीछे जो वेव्स आने वाली है ये इस पॉइंट से गुजरेंगी, सही बात है। अब मेरे को बस इस पॉइंट पर नजर रखनी है और कंप्लीट साइकिल देखनी कितनी गुजर गई 1 सेकंड में। तो अगर 10 कंप्लीट साइकिल गुजर गई, कंप्लीट मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिलाकर, तो 10 वेव 1 सेकंड में इस पॉइंट से गुजर गई, तो मेरे लिए फ्रीक्वेंसी 10 के बराबर हो जाएगी। एज सिंपल एज दैट। तो देखो अब क्या है फ्रीक्वेंसी? इट इज द नंबर ऑफ वेव्स दैट पास थ्रू आवर रेफरेंस पॉइंट इन 1 सेकेंड।
टोटल नंबर ऑफ वेव्स जो एक रेफरेंस पॉइंट से एक सेकंड में पास हो सके उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों? इसकी यूनिट्स होगी हर्ट्ज या फिर साइकिल्स पर सेकेंड, सीपीएस। वैसे हम लोग अब हर्ट्ज यूज करते हैं, हर्ट्ज साइंटिस्ट के ऊपर इसकी जो यूनिट है वो रखी गई है, बट एक्चुअली साइकिल्स पर सेकंड, सीपीएस भी आप कई बार यूज करते हो। तो मान लो अगर 10 वेव चली गई तो 10 सीपीएस, 10 साइकिल पर सेकंड, या फिर 10 हर्ट्ज, क्योंकि 1 साइकिल पर सेकंड इक्वल टू 1 हर्ट्ज आप मानते हो। मान लो 50 वेव्स चली गई तो 50 साइकिल पर सेकंड या 50 हर्ट्ज। और ये फ्रीक्वेंसी कहीं ना कहीं वेव की फुर्ती दिखाती है कि भैया वेव कितनी फुर्तीली है, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है इसका मतलब ज्यादा संख्या की वेव्स एक पॉइंट से एक सेकंड में पास हो पा रही हैं, मतलब वेव फुर्तीली वेव है। फुर्तीली वेव है मतलब प्रोएक्टिव वेव है, तेज तेज भाग रही है वेव, तभी तो एक पॉइंट से ज्यादा वेव निकल गई एक सेकंड के अंदर, तभी तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा आ रही है। तो ये फुर्तीले दिखाती है वेव की, और वेव फुर्तीली ज्यादा है इसका मतलब वेव की एनर्जी ज्यादा है, मतलब वेव के पास एनर्जी अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा है। तो मतलब जिस वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उस वेव की एनर्जी भी ज्यादा होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? ज्यादा संख्या की वेव एक सेकंड से पास हो गई, वही फ्रीक्वेंसी। और अगर ज्यादा वेव पास हो गई, ज्यादा फ्रीक्वेंसी अगर है तो मतलब वो वेव फुर्तीली वेव है, और फुर्तीली वेव मतलब अपने अंदर एनर्जी ज्यादा रखती है। तो इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूं बच्चों कि एनर्जी जो है किसी भी वेव की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसकी फ्रीक्वेंसी से। मतलब अगर फ्रीक्वेंसी किसी वेव की अच्छी है तो उसकी एनर्जी भी बहुत अच्छी होगी। यह बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन यहां पर आएगा, हालांकि इस डेरिवेशन को मैं आगे बताऊंगा, जो कि प्लैंक्स इक्वेशन, जो कि प्लैंक्स ने बताई थी एनर्जी की इक्वेशन इक्वल टू एच न्यू, उसको रिसेंबल करेगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप यह जान सकते हो कि कोई भी ऐसी वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी है उसके अंदर एनर्जी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि वो फुर्तीली वेव है, ज्यादा वेव पास हो पा रही है एक सेकंड के अंदर, तो वेव तेजी से भाग रही है इसका मतलब। क्लियर हो गया बच्चों? और वेव की यूनिट क्या है? साइकिल पर सेकेंड, सीपीएस, या फिर इसको हर्ट्ज बोलते हो तो इसको आप हर्ट्ज भी बोल सकते हो। क्लियर? लेकिन अब एक चीज और सोचो, अगर मैं वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को इंटर रिलेट करने की कोशिश करूं, अगर मैं वेवलेंथ को और फ्रीक्वेंसी को आपस में कनेक्ट करने की कोशिश करूं, तो देखो वेवलेंथ क्या थी? एक वेव की लंबाई थी, और फ्रीक्वेंसी क्या है? कितनी वेव एक सेकंड में एक पॉइंट से पास हो जाती है वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। अब अच्छा, अब मेरे को बताओ, अगर वेव की लंबाई ज्यादा है, मतलब एक वेव है लेकिन वो बड़ी वेव है, लंबी वेव है, उसकी लेंथ बड़ी है, तो मेरे को बताओ बड़ी लेंथ की वेव क्या ज्यादा फ्रीक्वेंसी रखेंगी? मतलब क्या बड़ी लेंथ की जो वेव्स होंगी एक पॉइंट से एक सेकंड में, क्या वो ज्यादा संख्या में पास हो पाएंगी? नहीं हो पाएंगी, क्योंकि बड़ी वेव्स हैं। तो बड़ी वेव को एक पॉइंट से गुजरने में टाइम लगेगा। तो मान लो कोई एक नॉर्मल वेव होती थी, वो एक सेकंड में अगर 20 वेव अपने अंदर से निकाल लेती थी एक पॉइंट से, 20 ऐसी वेव निकल जाती थी एक पॉइंट से, तो अगर उससे कोई बड़ी लेंथ की वेव हुई तो फिर वो एक सेकंड में 20 नहीं निकलेंगी, वो 15 निकलेंगी या 12 निकलेंगी या 10 निकलेंगी, कम निकलेंगी। क्यों? क्योंकि वेव की लंबाई ज्यादा है, क्योंकि वेव की लंबाई ज्यादा है, क्योंकि बड़ी वेव एक पॉइंट से गुजरने में समय लगाएगी, तो फिर ज्यादा वेव एक सेकंड में पास नहीं हो पाएगी। इसका एक एग्जांपल ऐसे समझो, जैसे मानकर चलो आपकी क्लास है, आपकी क्लास भरी हुई चल रही है, और आपकी क्लास के जो गेट है जहां से आप एग्जिट कर सकते हो, छोटा सा गेट है। मैंने कहा, मैं क्लास में आया, मैंने कहा बच्चों पढ़ाई वढ़ाई बंद करो, स्पोर्ट्स का लेक्चर है, चलो स्पोर्ट्स खेलने चलते हैं। और जो पहले 20 लोग पहुंच जाएंगे वो लोग स्पोर्ट्स उनको मैं खिलाऊंगा, बाकी सब वापस आकर क्लास में पढ़ाई करेंगे। तो मैंने कंडीशन रख दी। अब जैसे ही मैंने किया भैया सबने कॉपी वॉपी और एकदम भगदड़ मच गई क्लास में, लेकिन वो गेट ऐसा था कि उसमें से एक बार में एक ही बच्चा निकल पाता था। तो अब मेरे को बताओ, छोटे छोटे जो बच्चे, मतलब छोटे बच्चे मतलब समझना जिनकी मोटाई कम होगी, जो बड़े दुबले पतले से बच्चे होंगे, वो तो उछल उछल के बाहर निकल रहा ना, मेरे टांगों के बीच से एक निकल गया, ऊपर चढ़ के एक निकल गया, यहां से कोई एक निकल गया। मतलब छोटे बच्चे जो हो गए, जिनका लेंथ कम है कह लो, जो दुबले पतले हैं, वो जल्दी निकल गए। लेकिन जिनकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, मतलब जो अच्छे खासे मोटे तगड़े बच्चे हैं, वो तो भैया आराम से निकलेंगे, फंस ही जाएंगे एक आध तो गेट पे ही फंस गया। तो मतलब क्या हो गया? मोटे बच्चों की फ्रीक्वेंसी कम हो गई,
और जो दुबले बच्चे हैं जिनकी वेवलेंथ छोटी है उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई। मतलब जिनकी वेवलेंथ बड़ी होती है उनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, जिनकी वेवलेंथ कम होती है उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? बिल्कुल कह सकता हूं। सो वेवलेंथ और वी कैन से फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। So frequency is inversely proportional to wavelength। मतलब अगर वेवलेंथ ज्यादा हुई तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, और अगर फ्रीक्वेंसी कम वेवलेंथ कम हुई तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। और एनर्जी क्या चल रही थी? फ्रीक्वेंसी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन फ्रीक्वेंसी तो खुद वेवलेंथ से इनवर्सली चल रही है, तो इसका मतलब एनर्जी भी वेवलेंथ से इनवर्सली होगी। मतलब ऐसी वेव जिनकी लंबाई ज्यादा है उनके अंदर फूर्ति कम होगी, क्योंकि वो मोटी वेव्स मानी जाएंगी, और जो मोटी वेव्स मानी जाएंगी उनके अंदर फूर्ति कम होगी। इसका मतलब उनके अंदर एनर्जी कम होगी। तो मतलब जिस वेव की लंबाई ज्यादा है, जिस वेव की लंबाई ज्यादा है वो फूर्ति कम दिखाएगी और इसलिए उसकी एनर्जी कम आएगी। तो जिस वेवलेंथ की लंबाई ज्यादा आएगी उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम आएगी और उसकी एनर्जी भी कम आएगी। जिस वेवलेंथ की लंबाई कम आएगी, वेवलेंथ कम आएगी, जिस वेव की वेवलेंथ कम आएगी वो फुर्तीली वेव होगी, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी और उसके अंदर एनर्जी भी ज्यादा होगी। ये जो मैंने 3 पॉइंट्स आपको लिखवाए ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्योंकि आगे जब मैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बताऊंगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कैरेक्टरिस्टिक में ये बहुत काम की चीज आएगी। तो ये काम की चीज है जो आपको बहुत डिटेल में समझनी होगी वहां पर, लेकिन ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने पड़ेंगे। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये चीज आप कभी मत भूलना। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी बस याद रख लो। फ्रीक्वेंसी मतलब फुर्तीली वेव का कैरेक्टरिस्टिक। भाई अब फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो फुर्तीली है, और अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो सुस्त वेव है। सुस्त है मतलब बिल्कुल भी चुस्त दुरुस्त नहीं है, सुस्त वेव है वो, ठीक है। और अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो फुर्तीली वेव है, और फुर्तीली वेव है तो एनर्जी ज्यादा होगी। लेकिन जिनकी वेवलेंथ छोटी होगी वही फुर्तीली होंगी, क्योंकि छोटी छोटी वेवलेंथ मतलब छोटे छोटे पतले दुबले लोग, और वेवलेंथ बड़ी है मतलब मोटे लोग, उनकी फुर्ती कम होगी। क्लियर हो गया? एक और बात है, अ साइकिल गेट्स कंप्लीटेड व्हेन वन क्रेस्ट एंड वन ट्रैप दैट इज अ वेव पासेस थ्रू अ रेफरेंस पॉइंट। और हम एक साइकिल कब मानेंगे पूरी एक फ्रीक्वेंसी में? जब पूरा एक क्रेस्ट और एक ट्रैप पूरी तरीके से पास होगा। मैंने कहा ना, पूरा एक पॉजिटिव साइकिल और एक नेगेटिव साइकिल दोनों पास होगी, तब मैं एक कंप्लीट साइकिल मानूंगा कि हां वो एक कंप्लीट साइकिल गिन सकते हो। और जितनी भी साइकिल एक सेकंड में एक पॉइंट से पास हो सकती है वो साइकिल पर सेकंड उनकी फ्रीक्वेंसी बताएगा, यानी कि हर्ट्ज जो आएगी वो यूनिट आएगी फ्रीक्वेंसी की। क्लियर हो गया बच्चों? स्क्रीनशॉट लेंगे। फ्रीक्वेंसी के बाद हम एक और चीज, फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से डिनोट करते हैं। ये बड़ा अलग सिंबल है, ये मैंने बताया नहीं, मैं बता देता हूं। फ्रीक्वेंसी को आप न्यू से डिनोट करते हो। न्यू मतलब समझ रहे हो? वी बनाओ वी, और ऐसा वी स्टाइल से छोड़ दो, बस ये न्यू हो गया। इतना स्टाइल से भी मत छोड़ना, बड़ा हो गया थोड़ा सा बस ऐसा छोड़ देना, ठीक है। तो ये न्यू हो गया आपका, इसको बोलते हैं न्यू, एन और यू, न्यू। ये फ्रीक्वेंसी का सिंबल होता है, ठीक है। तो आप फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को क्या लिख सकते हो? वेवलेंथ इज लैम्डा विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी, दैट्स इट। ये रिलेशन आ गया, ये वाला जो मैंने अभी आपको बताया है। क्लियर हो गया? तो लैम्डा यानी कि वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यू, दैट इज फ्रीक्वेंसी। और न्यू क्या है? सिंबल है किसको डिनोट करने का? फ्रीक्वेंसी को डिनोट करने का। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट ले, इसके बाद फिर मैं अगली टर्म आपको बताता हूं। स्क्रीनशॉट ले। तो ये थी स्टूडेंट क्या? फ्रीक्वेंसी। तो हमने फ्रीक्वेंसी के बारे में जान लिया। अब हम लोग अगले टर्म को देखते हैं, और ये सब जो आपको टर्म्स बता रहा हूं ना, ये आपको वेव को आइडेंटिफाई करने में मदद करे। जैसे देखो, फ्रीक्वेंसी से आपने पता कर ली भैया क्या वेव की फुर्ती है, क्या वेव की एनर्जी है। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो फुर्तीली वेव है, ज्यादा एनर्जी की है। अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो फुर्तीली सुस्त वेव है, यानी कि उसकी एनर्जी कम है। तो देखो आपको वेव के कैरेक्टरिस्टिक पता चल रहे हैं इन पैरामीटर से, ठीक है। अगले पैरामीटर की बात करते हैं, वेलोसिटी ऑफ अ वेव। वेलोसिटी ऑफ अ वेव, किसी भी वेव की क्या वेलोसिटी होगी, वो वेलोसिटी उस पर्टिकुलर वेव की क्या होगी, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। यानी कि कोई भी एक पर्टिकुलर वेव है तो वो कितनी रफ्तार से भाग सकती है, वो उसकी वेलोसिटी होगी या स्पीड होगी। क्लियर? सो इट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड।
एक वेव कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है एक सेकेंड में, वो उसकी स्पीड होगी। एंड द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड उसकी एसआई यूनिट होगी। हालांकि मैं आपको बता दूं, अभी मैंने आपको वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का आपको बताया था कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वेवलेंथ हमने क्या बोली थी, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अब अगर हम यहां प्रोपोर्शनलिटी का साइन बच्चों ओपन करें, तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन ओपन करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट जो होता है वो वेलोसिटी होता है। तो आप लिख सकते हो वेवलेंथ विल बी इक्वल टू स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी। आप ये भी लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो। दैट इज स्पीड क्या हो गई, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। सो वेवलेंथ मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी, दैट विल गिव यू स्पीड। सो दैट इज स्पीड, और वी कैन से वेलोसिटी। तो अभी स्पीड लिख दिया, आप स्पीड मान लो, लेकिन आप वेलोसिटी भी बोल सकते हो, क्योंकि वो जो वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर रहा हूं उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, तो उसके पास मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन है, तो वेक्टर क्वांटिटी मतलब वो वेलोसिटी है। तो आप इस तरीके से स्पीड निकाल सकते हो वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी करके, जहां वेवलेंथ क्या है आपकी मीटर और सेंटीमीटर में नापेंगे, सॉरी नैनोमीटर या पिकोमीटर में नापेंगे, मतलब मीटर की ही किसी डिराइव्ड यूनिट्स में नापेंगे। फ्रीक्वेंसी पर सेकेंड नापते हैं, साइकिल पर सेकेंड, हर्ट्ज, तो आपकी पर सेकेंड आ रहा है, तो यहां हो गया लेंथ पर सेकेंड, लेंथ पर यूनिट टाइम। इसका मतलब ये क्या है, ये स्पीड है, क्योंकि इट इज द डिस्टेंस ट्रैवल जो कि लेंथ होती है पर यूनिट टाइम, यानी कि 1 सेकेंड में, तो वो आपकी वेलोसिटी होती है। एंड द यूनिट विल बी मीटर पर सेकेंड। तो इसकी आपकी कुछ मीटर के टर्म डेरिवेशंस में आएगी और इसकी आपकी पर सेकेंड आती है, तो दोनों आपकी स्पीड बना रहे हैं। तो वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी विल बी द स्पीड ऑफ अ वेव और अ वेलोसिटी ऑफ अ वेव। कोई भी वेव कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है एक सेकेंड में, वो उसकी वेलोसिटी होती है। एंड द फॉर्मूला इज गिवन बाय वेवलेंथ मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है। मैं आपको बताऊं, हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पीड ऑफ लाइट से भाग सकता है। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये तो आपको कैरेक्टरिस्टिक अभी मैं जनरल वेव के बता रहा हूं, लेकिन अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करो तो ये जो स्पीड आ रही है ये कांस्टेंट वैल्यू आएगी, जो आएगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये कांस्टेंट वैल्यू आएगी। क्लियर हो गया बच्चों? स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद फिर मैं अगले पैरामीटर को आपको समझाता हूं। स्क्रीनशॉट लेंगे आप। अब स्टूडेंट देखते हैं अगला पैरामीटर। अगला पैरामीटर है बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर, जिसका नाम है वेव नंबर। ये वेव नंबर बहुत परेशान करेगा अभी बोहर मॉडल में। बोहर मॉडल में रिडबर्ग का फॉर्मूला बनेगा। रिडबर्ग के फॉर्मूले में वेव नंबर को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। तो वेव नंबर आप बहुत अच्छे से समझो, क्योंकि बोहर मॉडल में बच्चों ये परेशान करने वाला है। वेव नंबर क्या है मैं आपको बताता हूं। कई बच्चों से इसके डेफिनेशन पूछोगे तो वो बोलेंगे इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। सही है, डेफिनेशन गलत नहीं है। वेवलेंथ का रेसिप्रोकल है, मतलब वेवलेंथ का अपोजिट है। लेकिन क्या करते हैं बच्चे, मुझको उसका फॉर्मूला बता देते हैं। मतलब ये जो लिखा है इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, तो मतलब इसका फॉर्मूला क्या हो गया फिर, वेव नंबर इज वी बार। एक्चुअली वी बार से इसको डिनोट करते हैं, तो ये जो आपका वेव नंबर है वो ऐसा वी बार से डिनोट किया जाता है, विच इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ मतलब लैम्डा, तो 1/λ जो हो गया वो वेव नंबर हो गया, 1/λ। लेकिन ये तो फॉर्मूला हो गया, और फॉर्मूला बिल्कुल सही है। वेव नंबर 1 वेवलेंथ होता है, बिकॉज इट्स अ रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, इट इज एन अपोजिट ऑफ वेवलेंथ। लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका मतलब क्या है वेव नंबर का, पहले वो समझो आप। वेवलेंथ समझ लो, मैं उसका अपोजिट कर दूंगा तो वेव नंबर बन जाएगा। वेवलेंथ क्या है सर, एक वेव की लंबाई, एक वेव की लंबाई जो कैसे निकालते थे, दो क्रेस्ट के बीच की दूरी या दो ट्रफ के बीच की दूरी, वो एक वेव की लंबाई वेवलेंथ होती थी। तो वहां पर मैंने बता दिया एक वेव है, उसकी जो भी लंबाई होगी वो वेवलेंथ होगी। अब इसके अपोजिट बात बोलो, मतलब अब मैं आपको लंबाई बता देता हूं कि 1 मीटर लंबाई है सर एक वेव की। नहीं नहीं, 1 मीटर बस लेंथ है मेरे सामने।
इस 1 मीटर की लेंथ में कितनी वेव्स आ सकती हैं? आप अगर यह बता दो तो आप उस वेव का वेव नंबर बता रहे हो। देखो वेवलेंथ के लिए क्या था, एक वेव थी, वेव दी गई थी, एक है, लेंथ नहीं पता थी, बोल रहे थे लेंथ निकालो, जो भी लेंथ होगी वो वेवलेंथ होगी। वेव नंबर अपोजिट है, इस बार लेंथ दी गई है, बताया गया है 1 मीटर है, 1 मीटर वेव की लंबाई है। अब आपसे पूछ रहे हैं इस 1 मीटर वेव की लंबाई में कितनी वेव आ सकती हैं, आप ये बताओ कितनी वेव आ सकती हैं। मतलब मेरे सामने ये 1 मीटर मान लो एक लेंथ है, अब इसमें पता करो कितनी वेव आ सकती है, कितनी वेव। तो सर ये 1 वेव आ गई, ये एक पूरी वेव हो गई, सर ये 2 वेव आ गई, सर ये 3 वेव आ गई, और सर ये चौथी का आधा आ गया। मतलब कितनी वेव्स आ गई सर, 3.5 वेव्स आ गई, क्योंकि चौथी वेव पूरी नहीं आई, सिर्फ आधी वेव आई उसकी। तो 3.5 इज द वेव नंबर, दिस इज द वेव नंबर। ये जो 3.5 आ रहा है दिस इज द वेव नंबर, तो ये इस वेव की वेव नंबर हो गया। दिस इज कॉल्ड इट्स वेव नंबर, ये वेव नंबर हो गया, क्योंकि 1 मीटर की लेंथ, दिस इज 1 मीटर लेंथ। सो इस 1 मीटर की लेंथ में जितनी वेव्स आ सकती हैं, उस 1 मीटर की लेंथ में जितनी वेव्स आ सकती हैं, दैट विल बी कंसिडर्ड एज इट्स वेव नंबर। सो दैट इज कंसिडर्ड एज इट्स वेव नंबर। सो 1 मीटर यूनिट लेंथ, 1 मीटर तो मैं बोल रहा हूं 1 सेंटीमीटर हो सकता है, 1 माइक्रोमीटर हो सकता है, 1 नैनोमीटर हो सकता है, मैंने सैंपल के तौर पे 1 मीटर लिया। आप कोई सी भी यूनिट लेंथ ले सकते हो, उस यूनिट लेंथ में कितनी वेव्स आती हैं उसकी गिनती कर लो, जितनी वेव्स उस यूनिट लेंथ में आएगी वो उस वेव के लिए बन जाएगी वेव नंबर, वेव नंबर। सो अब देखो डेफिनेशन पढ़ो, इट इज द नंबर ऑफ वेवलेंथ्स पर यूनिट लेंथ। और वेवलेंथ्स नहीं बोलना चाहिए, सिंपल वेव्स बोलना चाहिए, तो मैं यहां से ये लेंथ को हटा देता हूं। इट विल बी द नंबर ऑफ वेव पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ में जितनी भी वेव्स होंगी वो वेव नंबर होगा। इट इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन सेंटीमीटर, क्योंकि पर सेंटीमीटर इसको बोलते हैं, सेंटीमीटर इनवर्स बोल दो, क्योंकि जो वेव नंबर होगा वो 1/λ होगा, और अगर लैम्डा आपने सेंटीमीटर में लिया है तो इट विल बी सेंटीमीटर इनवर्स, तो वेव नंबर जो होगा वो सेंटीमीटर इनवर्स होगा। या फिर एसआई यूनिट ऑफ वेव नंबर इज मीटर इनवर्स। और अगर आप एसआई यूनिट पे लेते हो, जो स्टैंडर्ड फॉर इंटरनेशनल सिस्टम है यूनिट्स का, अगर आप उसमें लेते हो तो इट विल बी मीटर इनवर्स, क्योंकि फिर आपको वेवलेंथ जो है वो मीटर में लेनी पड़ेगी। हालांकि जो वेव है वो मीटर में हम ले तो सकते हैं, लेकिन वो 10⁻⁻ नेगेटिव एक्सपोनेंशियल्स में होगी, क्योंकि वो 1 मीटर से बहुत छोटी होती है। एक वेव की जो लेंथ होती है वो 1 मीटर से बहुत, अपन ने देखा है नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉम, ये सब 1 मीटर से बहुत छोटे हैं। तो आप इनको ले सकते हो मीटर में, मना नहीं है, लेकिन फिर आपको 10⁻⁻10 लगाना पड़ेगा, -6 लगाना पड़ेगा, तो आप मीटर में ले सकते हो। इसीलिए वेवलेंथ पर मीटर यूनिट रखेगी, वेव नंबर, सॉरी, वेवलेंथ तो मीटर रखेगी, लेकिन वेव नंबर पर मीटर में रखेंगे, क्योंकि उसमें वेवलेंथ रेसिप्रोकल में आती है। तो इट विल बी 1/मीटर, दैट इज मीटर इनवर्स। तो वो हो जाएगा 1/मीटर, यानी कि मीटर इनवर्स। क्लियर हो गया बच्चों? ये है वेव नंबर, जो आखिरी टर्म था हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव के बारे में। क्लियर हो गया? आप स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं वीडियो कंक्लूड करता हूं। तो ये थे स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें आपको वेव के बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिलता है। अगला जो पार्ट है वो वेव थ्योरी ऑफ लाइट का, जिसको हम समझेंगे। लेकिन ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो हम वेव के बारे में जानते हैं, चाहे वो फ्रीक्वेंसी हो, चाहे वो वेवलेंथ हो, चाहे वो वेव नंबर हो, चाहे वो एम्पलीट्यूड हो, या ये सारी चीजें स्पीड हो, चाहे वो कोई सी भी चीज हो, वो वेव के कैरेक्टरिस्टिक हमें दिखाती है। वो ये बताती है कि वेव की एनर्जी क्या है, वो ये बताती है कि वेव कितनी फुर्तीली वेव है, वो ये बताती है कि वेव कितनी जल्दी प्रोपोगेट कर सकती है। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक आपको वेव के इन्हीं पैरामीटर से पता चलते हैं। यही पैरामीटर्स आइडेंटिफाई कराते हैं एक वेव को। इसके बाद के सारे वीडियोस जो वेव थ्योरी पर बेस्ड होंगे वो हम लोग अगले उसमें देखेंगे। तो और जैसा कि आपको पता है, मैग्नेट ब्रेन्स पर क्लास 4 से लेकर क्लास 12 तक के हर सब्जेक्ट्स, हर चैप्टर्स बहुत डिटेल में एक्सक्लूसिव वीडियोस अवेलेबल हैं magnetbrains.com पर, जिन्हें आप वहां पर जाकर एक्सेस कर सकते हैं और वहीं से इनसे जुड़े हुए नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड, टेक केयर।